सभी को गुड मॉर्निंग। आज अपना टॉपिक है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। बहुत अच्छा टॉपिक है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है और जहाँ तक मैं मानता हूँ यदि आपको इस टॉपिक को अच्छी तरीके से समझना है तो 2-3 बार कम से कम देखना पड़ेगा। देखिए, अब अपन बात कर रहे हैं कि अमेरिकी वर्चस्व की, कि अमेरिका का वर्चस्व वर्तमान में क्यों है, क्या कारण है कि अमेरिका पूरे विश्व पर एक प्रकार से राज कर रहा है। जब चाहे जिस देश के ऊपर दबाव डाल सकता है, अपनी बात को मनवा सकता है। ऐसा क्या है कि अमेरिका का दबदबा पूरे विश्व में। अपन ने पिछले वीडियो में बात की थी कि शीतकालीन जो युद्ध हुआ था, शीतकाल का जो दौर गुजरा था, उस समय विश्व के सामने दो मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था हमारे सामने आई थी, या दो महाशक्ति आई थी, एक सोवियत संघ और दूसरे अमेरिका। सोवियत संघ तो बिखर गया, बिखरने के बाद में एकमात्र शक्ति बची अमेरिका। अब ये क्यों बची, इसने ऐसा क्या कार्य किया कि अमेरिका वर्तमान में इतना शक्तिशाली देश है कि कोई भी देश है या कई ग्रुपों का जो देशों का जो ग्रुप है वो मिलकर के भी अमेरिका का सामना नहीं कर सकते वर्तमान स्थिति में। और ये सत्य है। क्या है ऐसा, और भारत के साथ में अमेरिका का कैसा संबंध है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं वर्चस्व, कि ये वर्चस्व होता क्या है। वर्चस्व को सिंपल भाषा में अपन बात करें कि ज्यादा ताकतवर देश, अपनी नॉर्मल भाषा में अपन बात करते हैं वर्चस्व है क्या, कि जिसके पास में ज्यादा ताकत है वो वर्चस्व वाला है। अब वर्चस्व, ज्यादा ताकत आएगी कैसे हमारे पास में? ज्यादा ताकत आने के लिए मुख्य रूप से उस देश की आर्थिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए, राजनीतिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए और उसकी सांस्कृतिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए। मुख्य रूप से जिस देश के सामने ये तीनों चीजें अच्छी हैं वो वर्चस्व वाला देश होगा। इसमें अपन एक चीज और जोड़ सकते हैं, सैनिक स्थिति या सेना, उसकी सेना किस प्रकार की है। अब ये मुख्य रूप से चार टॉपिक। आर्थिक स्थिति का अर्थ क्या हुआ कि उसके पास में पैसे की कमी ना हो, आर्थिक स्तर पर मजबूत हो, हर संसाधन उसके पास में उपलब्ध हो, यहाँ तक कि आप खनिज पदार्थ देख लो, किसी दूसरे देश के ऊपर डिपेंड ना हो, वो आर्थिक स्थिति। राजनीतिक स्थिति, वहाँ के जो राजनीतिक दल हैं उनमें समानता हो, उनकी विचारधाराएं मिलती हुई हो और एक दूसरे का समर्थन। यदि विपक्ष में बैठा हुआ कोई पार्टी है और पक्ष वाली पार्टी या सरकार है कोई भी कार्य कर रही है, अच्छा कार्य कर रही है, तो विपक्ष का क्या दायित्व होता है कि सरकार का समर्थन करना। विपक्ष का अर्थ ये नहीं है कि हर बार विरोध का स्वर खड़ा करना। विपक्ष का अर्थ हो गया कि जहां पर सरकार अच्छा कार्य कर रही है, गवर्नमेंट अच्छा कार्य कर रही है, तो आप उसका समर्थन कीजिए। सैनिक स्थिति में क्या आएगा अपने कि उसकी सेना के पास में संसाधन कैसे हैं, उनकी ट्रेनिंग कैसी है, वो अपनी सैनिक स्थिति में आएगा। और सांस्कृतिक स्थिति, वहाँ की संस्कृति। तो संस्कृति के मामले में अब अपने देश के बारे में बात करें तो अपने देश से बेस्ट संस्कृति वो किसी अन्य मुल्क की नहीं है, लेकिन अमेरिका की संस्कृति भी बहुत अच्छी है, जिसके कारण अमेरिका का वर्चस्व पूरे विश्व में फैला। इसके अलावा अमेरिका ने इस विश्व के सामने कुछ ऐसे कार्य भी किए हैं कि पूरी दुनिया को अमेरिका का लोहा मानना पड़ा। अब वह कार्य कौन कौन से हैं वो भी देखना जरूरी है। सबसे पहले अपन ने देखो, यहाँ पर अमेरिका ने कुछ ऑपरेशन किए थे इस विश्व के सामने, कई देशों के ऊपर आक्रमण किए, कई आतंकवादी संगठनों के ऊपर आक्रमण किए। क्या कारण रहा कि उसको ये कार्य करना पड़ा? क्या सिर्फ एक वर्चस्व की लड़ाई के लिए अमेरिका ने ये कार्य किया था या उसको मजबूर किया गया? बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में अपन को समझना होगा। अब जहां तक मेरा मानना है, ये जो टॉपिक है ये राजनीति से इतना घुला मिला है कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति हो अपने विचार प्रकट करना आवश्यक है। उसको पढ़ाने वाला शिक्षक अपने विचार प्रकट करता है। इसमें मैंने काफ़ी अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद में जो मैं निष्कर्ष निकाल पाया हूँ, उस निष्कर्ष के बारे में बात करते हैं कि क्या है।
देखो, अमेरिका ने सबसे पहला जो ऑपरेशन किया था शीत युद्ध के दौरान ही एक ऑपरेशन हो गया था, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ये 1990 का हुआ था। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या है? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म में क्या था, इराक का कुवैत के ऊपर आक्रमण कर दिया था इराक में, और कुवैत के ऊपर अधिकार कर लिया। तो कुवैत ने अमेरिका से, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संगठन, जिसमें वर्तमान में 193 सदस्य देश हैं, तो कुवैत भी इसी संगठन का सदस्य देश था। तो इसने सीधा यूएनओ में अपील की कि आप हमारी सहायता कीजिए, कि इराक ने जबरदस्ती हमारे देश के ऊपर अधिकार कर लिया, अब हम क्या कर सकते हैं। जब ये बात यूएनओ में विचार रखी गई तो अमेरिका और अन्य देश इराक के खिलाफ खड़े हुए थे कि ये गलत है कि किसी अन्य स्वतंत्र क्षेत्र के ऊपर कोई दूसरा देश अधिकार करे, तो ये गलत बात है। इसलिए इस कुवैत को मुक्त कराने के लिए, किससे, इराक से मुक्त कराने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के द्वारा, और वो ऑपरेशन था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। और ये कब चला था? 1990 में चला था। अब इसमें क्या होता है, इसमें उस समय अपन बात करें कि इराक का राष्ट्रपति कौन था, और बहुत फेमस व्यक्ति है, लगभग सबने नाम सुना होगा। उस समय जो इराक के राष्ट्रपति थे वो थे सद्दाम हुसैन। इराक का राष्ट्रपति कौन था उस समय? सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन ने सीधा चैलेंज किया था कि यदि हमारे अंदरूनी मामले में कोई बाहरी देश हस्तक्षेप करेगा तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मतलब स्पष्ट था, पूरे विश्व के सामने एक चेतावनी थी सद्दाम हुसैन की कि हम जैसा कर रहे हैं चुपचाप आंख बंद करके देखते रहो। और ये बात अमेरिका और यूएनओ सहन नहीं कर पाए और उन्होंने ये अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया। इसमें क्या हुआ था, पहली बार जो युद्ध हुआ था, ये युद्ध लाइव टेलीकास्ट दिखाया गया था। विश्व का पहला ऐसा युद्ध जो टीवी चैनल्स के ऊपर लाइव टेलीकास्ट दिखाया गया था अमेरिका के द्वारा, कि आप देखिए कि हम किस प्रकार से इराक का धूल में मिलाते हैं। और इसी युद्ध में पहली बार अमेरिका ने स्मार्ट बम का प्रयोग किया था। स्मार्ट बम, 2-3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, पूछा गया कि स्मार्ट बम क्या है। तो स्मार्ट बम क्या है कि अमेरिका के द्वारा सन 1990 में पहली बार इराक के ऊपर जब आक्रमण किया था और जिन बमों का प्रयोग किया गया था उनको क्या कहते हैं, हम स्मार्ट बम बोलते हैं। पहली बार ये कार्य हुआ। अब यहां पर क्या होता है कि कुवैत को मुक्त करा लिया जाता है, लेकिन एक और बात है कि युद्ध लड़ कौन रहा था? क्या सिर्फ अकेला अमेरिका लड़ रहा था? नहीं, कुल मिलाकर के 34 देश इस युद्ध में, कितने देशों ने भाग लिया था इराक के खिलाफ? 34 देशों ने भाग लिया था, जिनमें से एक अमेरिका भी था। किंतु इस युद्ध में एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि जितने भी सैनिक युद्ध लड़ रहे थे यूएनओ की तरफ से, यूएनओ ने भेजी थी सेना, जितने भी सैनिक युद्ध को लड़ रहे थे उनमें से 75% जो सैनिक थे वो कौन थे? अमेरिकी सैनिक थे, जिसके कारण स्वाभाविक है वर्चस्व बढ़ना, और बड़ा हुआ वर्चस्व, क्योंकि ज्यादातर सैनिक अमेरिकन थे। ये पहला अपना ऑपरेशन अमेरिका का कंप्लीट हो गया है। अब अपन दूसरा ऑपरेशन की बात करते हैं कि ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच 1998 में। ये क्या हुआ था, ये अमेरिकी दूतावासों पर अलकायदा के द्वारा आक्रमण किए गए थे। 2-3 देश थे वहां पर, अमेरिका के कुछ दूतावास थे। तो यहां पर क्या किया था, अलकायदा जो आतंकवादी संगठन था, इसने क्या अमेरिकी दूतावास के ऊपर आक्रमण किया। और अमेरिकी दूतावास पे या किसी भी देश के दूतावास पर आक्रमण करने का अर्थ हो गया कि इनडायरेक्ट रूप से उस देश के ऊपर आक्रमण करना। यह बात अमेरिका कैसे सहन कर सकता था?
क्योंकि अब धीरे धीरे अमेरिका की शक्ति विश्व के सामने आती जा रही थी। पहला ऑपरेशन बहुत सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिया था और अमेरिका ने ठान लिया कि अब अल-कायदा का इलाज करना ही करना है। और उन्होंने इसके लिए काफ़ी कार्य किए, जिनमें मुख्य रूप से रॉकेट हमला किया गया। अलकायदा के संगठन जहां जहां पर इनके बेस कैंप बने हुए थे अलकायदा के, वहां पर अमेरिका की सेना के द्वारा अपने देश से सीधे रॉकेट के द्वारा आक्रमण किया गया। विश्व को दिखाना चाह रहा था अमेरिका कि हम कहीं पर भी हों, हम अपने देश से किसी भी क्षेत्र में अचूक निशाना लगा सकते हैं। और ये प्रूव कर दिया था पहली बार अमेरिका ने। बहुत बड़ी बात थी ये। पहली बार ऐसा हुआ विश्व के सामने कि अमेरिका अपने देश में होते हुए अन्य किसी देश के अंदर जो आतंकवादी संगठनों के कैंप बने हुए थे, मिसाइलों के द्वारा वहां पे हमला कर दिया। अचानक से पूरे विश्व के आंख खुली। ये क्या क्या हकीकत में अमेरिका इतना पावरफुल हो गया है? तो वापिस वर्चस्व बढ़ा अमेरिका का और ज्यादा ताकतवर हुआ। बाद में तीसरा ऑपरेशन के बारे में बात करते हैं, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। ये ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम 11 सितंबर 2001, लगभग सबको पता है इसके बारे में कि इस समय क्या हुआ था। 9/11 का हमला मैंने लिख भी रखा है। नॉर्मल रूप से सबको पता है कि प्लेन हाईजैक किया गया था, इसके द्वारा अलकायदा और तालिबानी आतंकवादी जो संगठन थे इनके द्वारा। मुख्य व्यक्ति कौन था इसमें? ओसामा बिन लादेन। इस युद्ध में क्या होता है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, अमेरिकी न्यूयॉर्क स्थित एक सेंटर था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, उसके ऊपर हवाई हमला किया जाता और जिसमें लगभग 3000 अमेरिकी आम नागरिक मारे जाते हैं। अब 3000 अमेरिकी आम नागरिक, यहां पर एक बात आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, कोई भी देश हो, यदि युद्ध के दौरान या आतंकवादी हमले के दौरान यदि सेना के ऊपर आक्रमण होता है तो फिर भी थोड़ा उसको इतना महत्व नहीं दिया जाता, लेकिन जहां पर आम जनता के ऊपर हमला हो जाए तो स्थिति बड़ी खतरनाक हो जाती है। और यहाँ पर तो अमेरिका अपना एक से आम नागरिक की जान बचाने के लिए तो क्या पता क्या कर सकता है, यहाँ पर तो 3000 आम नागरिकों की जान गई थी, तो जवाब देना स्वाभाविक था। और अमेरिका ने उसी वक्त ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम स्टार्ट कर दिया। उद्देश्य था इन आतंकवादी संगठनों को जड़ से खत्म करना। अब वो बात अलग है कि वर्तमान स्थिति ऐसी है कि आतंकवादी संगठनों को खत्म करना या आतंकवाद वाली जो सोच है उसको समाप्त करना शायद पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन यहां पर अमेरिका ठान के बैठ गया। और लास्ट में जाकर जो मुख्य आरोपी था ओसामा बिन लादेन, इसको पाकिस्तान में पनाह ले रखी थी इसने। कौन सा शहर था? एबटाबाद। अंदर घुस करके मारा था इसको। और मारा भी किसने था? वही जो पिछले अपन ने जो वीडियो देखा था उसमें मैंने आपको बताया था एक संगठन। वो कौन सा संगठन था? नाटो के सैनिकों ने मारा था। जैसे ही ओसामा बिन लादेन, इसके पीछे अमेरिका काफी पीछे पड़ा रहा, बहुत पैसा खर्च किया था, हर देश में अपने बेस कैंप बना लिए थे, सैनिक अड्डे बना दिए थे, सिर्फ एक ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए, और लास्ट में इसको मार गिराया। अब अगला बात करते हैं, अंतिम था ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। अभी तक तो देखो अमेरिका को मजबूर किया गया था हर जगह, लेकिन ये मामला थोड़ा सा अलग है। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम ये सन 2003 का मामला है। इराक के ऊपर पहले भी आक्रमण कर चुका था अमेरिका। यहां पर क्या होता है कि मुख्य रूप से अमेरिका का उद्देश्य था इराक के अंदर जो पेट्रोलियम पदार्थ है, खनिज पदार्थ है, उनके ऊपर अधिकार करना। किंतु यहाँ पे अमेरिका ने एक खेल खेला। क्या खेल खेला कि अब अमेरिका पूरे विश्व को या यूएनओ को ये बात बताई और उनका सहमति भी प्राप्त कर ली कि इराक है वो
परमाणु हथियारों का तीव्र गति से निर्माण कर रहा है, रासायनिक हथियारों का तीव्र गति से निर्माण कर रहा है जिससे नरसंहार किया जा सके। सेना के साथ साथ आम लोगों का, किसी भी देश पर यदि रासायनिक हथियार, परमाणु हथियार से भी घातक होता है रासायनिक, परमाणु हथियार यदि डाल दिया गया तो एक झटके में सब मर जाएंगे, किंतु रासायनिक हथियार ये होता है कि पूरी बॉडी धीरे धीरे तड़प तड़प के व्यक्ति मरता है। तो पर ये सब बैन कर रखे हैं, रासायनिक हथियार यूएनओ ने ऑलरेडी बैन कर रखा है। अमेरिका ने बताया कि इराक इस पर कार्य कर रहा है और इराक को रोकना बहुत जरूरी है, और वही कार्य हुआ है। और यूएनओ की अनुमति लेकर के अमेरिका ने ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। और इस युद्ध में अमेरिका ने इराक के ऊपर आक्रमण किया, भयंकर युद्ध हुआ था ये। इस युद्ध में लगभग अमेरिका के 3000 सैनिक मारे गए थे, और इराक की स्थिति तो और भी दयनीय हो गई थी, बहुत ज्यादा मारे गए थे इराक के सैनिक। लेकिन अंत में सफलता प्राप्त कर ली अमेरिका ने, और इराक को एकदम से पंगुसा बना दिया था। उद्देश्य याद रखना, उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था इराक के अंदर जो पेट्रोलियम पदार्थ थे, जो खनिज पदार्थ थे, उनके ऊपर अधिकार करना। ठीक है, आज इतना ही पढ़ेंगे, किंतु एक बार फिर भी ध्यान दो कि क्या क्या महत्वपूर्ण है इस टॉपिक में। ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस वीडियो को आपको ये 2-3 बार देखना पड़ेगा, और ये नाम याद करने पड़ेंगे कि कौन सा ऑपरेशन अमेरिका के द्वारा कब चलाया गया था, क्या स्थिति थी, और उस ऑपरेशन को चलाने के पीछे अमेरिका की क्या सोच रही है। तो पहला ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म 1990, इराक का कुवैत पर आक्रमण करना, इसको कुवैत को मुक्त कराने के लिए अमेरिका ने कार्य किया। दूसरा ऑपरेशन था ऑपरेशन इन्फानाइट रीच 1998 मुख्य रूप से अलकायदा के जो आतंकवादी जो बेस कैंप थे वहां पर रॉकेट हमला या मिसाइल हमला किया गया। तीसरा ऑपरेशन था ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम 9/11 का हमला, ये हुआ था 9/11 का हमला। ठीक है, सबको पता है कि किस प्रकार से 3000 अमेरिकी जो आम नागरिक थे वो इसमें मारे गए थे, और वो उसका बदला लेने के लिए ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया था अमेरिका के द्वारा। और चौथा है ऑपरेशन इराकी फ्रीडम 2003 में चलाया गया था, इराक पर आक्रमण किया। मुख्य रूप से उद्देश्य क्या था? तेल के जो भंडार हैं उसके ऊपर अमेरिका का अधिकार करना। और बात क्या कही थी अमेरिका ने कि यहाँ पर इराक है वो परमाणु हथियारों का, रासायनिक हथियारों का इनका प्रयोग कर रहा है। ये तो आज के लिए यहीं तक पढ़ेंगे, अभी ये आपका टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है, टॉपिक यूं ही चलेगा। बस इस वीडियो को 2-3 बार थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, थोड़ा सा डिफिकल्ट है आपको ये सन और ऑपरेशन इसको याद करना है। आज के लिए हम यही समाप्त करते हैं, धन्यवाद।